नमस्कार। दैनिक समाचारों के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुपम। एक जरूरी सूचना, इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सभी जानकारियां झारखंड राज्य से प्रकाशित होने वाली प्रमुख अखबार पत्रों, उनके साइट्स तथा विभिन्न विभागों के साइट्स में उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर आप सभी के साथ साझा की जाती है। आइए अब रुक करते हैं समाचारों की ओर। झारखंड हाईकोर्ट ने हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली मीना कुमारी बनाम झारखंड राज्य और अन्य से जुड़ी रीट पिटीशन संख्या 582/2023 और इस वाद के साथ जुड़ी गई 257 अन्य याचिकाओं पर बड़ा फैसला सुनाया है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस डॉक्टर SN पाठक के नेतृत्व में वन मैन कमीशन गठित करते हुए 3 माह में जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा। यह जानकारी अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता ने दी है। गौरतलब है कि विज्ञापन में 2034 पद को रीट पिटिशनर के द्वारा भरा जाएगा। उसका आधार सुप्रीम कोर्ट के 2 अगस्त 2022 के आदेश के आधार पर होगा। कोर्ट ने 2034 रिक्त पदों को भरने के लिए समय सीमा निर्धारित कर दिया है। योग्य रीट पिटिशनर एक प्रतिवेदन JSSC के सेक्रेटरी को भी समर्पित करेंगे। सरकार के रिजोल्यूशन के द्वारा बताया गया है कि दिनांक 23 फरवरी 2024 तक सिर्फ 8,171 पद ही भरा गया था, जबकि JSSC द्वारा विज्ञापन में 17,786 पद घोषित किया गया था। कोर्ट ने कहा है कि मामले में सरकार रिजोल्यूशन का जवाब देने में असमर्थ रही, इसलिए वन मैन कमीशन गठित की जाएगी। गठित कमीशन की सिफारिश के आधार पर ही रिक्त पदों को रीट पिटिशनरों के द्वारा भरा जाएगा। गठित कमीशन दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए सरकार को सिफारिश भी करेगी। इसी के साथ अदालत ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को फैक्ट फाइंडिंग काउंटर बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट का कहना है कि फैक्ट फाइंडिंग काउंटर नहीं रहने के कारण अभ्यर्थियों को फैक्ट की जानकारी नहीं हो पाती है। इसकी वजह से उन्हें झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर करना पड़ता है। हाई कोर्ट पर बेवजह याचिका का दबाव भी बढ़ता है। इसलिए फैक्ट फाइंडिंग काउंटर बनाने से वहीं पर मामले का समाधान हो जाएगा। आवेदन देकर अभ्यर्थी जरूरी जानकारी हासिल कर सकेंगे। इस फैसले के साथ कोर्ट ने याचिका को निष्पादित कर दिया है। बता दें कि पूर्व में हुई सुनवाई के उपरांत फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार की ओर से यह भी कहा जाना गलत है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोनी कुमारी के मामले में नियुक्ति के लिए अनुशंसित नामों को भी प्रोटेक्ट किया था। प्रार्थियों का कहना था कि मेरिट लिस्ट तैयार करने में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सही तरीके से पालन नहीं किया गया, लिहाजा लिस्ट में काफ़ी त्रुटि है। अपने बचाव में JBSC और JSSC के महाधिवक्ता राजीव रंजन, संजय पीपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान JSSC ने कोर्ट को बताया कि स्टेट लेवल पर मेरिट लिस्ट के अनुसार ही नियुक्ति की अनुशंसा की गई है। प्रार्थियों का यह कहना गलत है कि प्रार्थी का प्राप्तांक स्टेट लेवल के मेरिट लिस्ट में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से ज़्यादा है। सभी प्रार्थी का प्राप्तांक राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट के चयनित अंतिम अभ्यर्थी से कम है, इसलिए इनकी नियुक्ति नहीं की गई है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की निधन से खाली हुए घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने की तैयारी में चुनाव आयोग जुट गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ इस बीच इस सीट पर उपचुनाव होने की संभावना है। इसको ध्यान में रखते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी K रवि कुमार ने 1 सितंबर को अब सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार घाटशिला अनुसूचित जनजाति विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी उपचुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू करने की जानकारी प्रदान की। इस बैठक में उन्होंने कहा कि यह पुनरीक्षण 1 जुलाई 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य नागरिक मतदाता सूची में छूट न जाए और कोई भी अयोग्य व्यक्ति इसमें शामिल न हो। इसके साथ साथ उन्होंने बैठक में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस प्रक्रिया में सहयोग करें ताकि 1 जुलाई 2025 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी पात्र भारतीय नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएं। राज्य सरकार को हर हाल में स्वास्थ्य मद में 15वें वित्त आयोग के द्वारा आवंटित राशि का 50% राशि 15 अक्टूबर तक कटना होगा। इसके बाद ही केंद्र से 1020.27 करोड़ की बकाया राशि पर दवा किया जा सकता है। यह बातें मुख्य सचिव अलका तिवारी ने 1 सितंबर को झारखंड मंत्रालय में उपायुक्तों के साथ ऑनलाइन बैठक करते हुए कही। मुख्य सचिव ने इसको लेकर उपायुक्तों को मिशन मोड में तत्परता से कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक्शन प्लान बनाएं ताकि यह पता चलता रहे कि आगे कैसे बढ़ना है। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि जहां भवन का निर्माण हो चुका है वहां जरूरी स्वास्थ्य सुविधा मुख्यालय से प्राप्त कर उसे क्रियाशील करें। इसकी
हर सप्ताह समीक्षा करने का भी निर्देश दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के दौरे के क्रम में उन्होंने कई जगह देखा कि स्वास्थ्य केंद्र का भवन बन गया है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा बहाल नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि भवन बना है तो उसका उपयोग भी सुनिश्चित होना चाहिए। उपायुक्त जरूरी सुविधा मुहैया कराते हुए उसे चालू कराएं ताकि आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। जहां निर्माण पूर्ण हो चुका है उसका भुगतान करने और डेटा को अपडेट करें। बता दें कि 15वें वित्त आयोग की राशि से राज्य के तमाम इलाके में 1344.08 करोड़ रुपए से HSC, PHC, CSC, BPHU यानी ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट, UAS यानी अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर, PM अभीम आदि का निर्माण हो रहा है। उसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डायग्नोस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को भी विकसित किया जा रहा है। नई उत्पाद नीति के तहत राज्य में 1 सितंबर से खुदरा शराब की बिक्री निजी हाथों में चली गई है। राज्य सरकार के निर्णय के बाद पिछले कई दिनों से उत्पाद विभाग ने इसको लेकर प्रक्रिया शुरू की थी, जो पूरी हो गई है। इसके तहत खुदरा शराब की दुकानों पर 1 सितंबर से संचालन निजी हाथों में दिया गया है। राज्य में कुल 1343 शराब दुकान हैं। इसमें से 1184 कंपोजिट और 159 देसी शराब के हैं। कंपोजिट दुकान में देसी और विदेशी दोनों शराबें बिकेंगी, जबकि देसी शराब दुकानों में सिर्फ देसी शराब। खुदरा दुकान को शराब मुहैया कराने के लिए सरकार ने 8 शराब डिपो के स्थान पर 21 डिपो बनाया है, जिससे खुदरा शराब दुकानों को जोड़ा गया है। उत्पाद विभाग ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि खुदरा शराब दुकानों को 3 दिन का ही स्टॉक रखने का अधिकार होगा, जिसकी जांच समय समय पर की जाएगी। उत्पाद विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में सरकार शराब बेचकर करीब 4000 करोड़ की कमाई का लक्ष्य तय किया है। इसके तहत 1 सितंबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक यानी 7 महीनों के लिए कुल 2500 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य तय किया गया है। इसके तहत प्रत्येक जिला उपायुक्त को उनके क्षेत्र के अनुसार लक्ष्य दिए गए हैं। इससे पहले चालू वित्तीय वर्ष के पहले 5 महीनों में 1 अप्रैल 2025 से 31 अगस्त 2025 के लिए पुरानी नीति के तहत करीब 1500 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था। इस तरह वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल राजस्व लक्ष्य 4000 करोड़ रुपए का है। झारखंड जनमुक्ति परिषद JJMP नक्सली संगठन का चैप्टर पूरी तरह से क्लोज हो गया है। सोमवार को संगठन के 9 नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद लातेहार जिले में इस संगठन का वर्चस्व पूरी तरह से समाप्त हो गया है। JJMP नक्सली संगठन को ध्वस्त करने में लातेहार SP कुमार गौरव की अहम भूमिका रही है। SP कुमार गौरव के नेतृत्व में पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम ने 2 महीने के अंतराल में JJMP नक्सली संगठन को शिखर से शून्य पर ला खड़ा किया। नक्सली संगठन सुप्रीमो पप्पू लोहरा के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद JJMP संगठन का पतन शुरू हुआ, जो 1 सितंबर को संगठन के 9 कमांडरों के आत्मसमर्पण के बाद लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गया। JJMP नक्सली संगठन का पतन 24 मई 2025 से शुरू हुआ। इसी दिन संगठन का सुप्रीमो पप्पू लोहरा पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। वह 10 लाख का इनामी नक्सली था। सुप्रीमो के मारे जाने के बाद सबसे पहले 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। उसके बाद संगठन के दूसरे सबसे बड़े कमांडर लवलेश ने भी पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लवलेश पर 10 लाख रुपए का इनाम था। इसके बाद कई अन्य नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण किया। सोमवार को संगठन के पूरे दस्ते ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लातेहार के SP श्री कुमार गौरव ने बताया कि 2 महीने के अंतराल में JJMP के 16 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 6 इनामी नक्सली हैं। इसके अलावा माओवादियों के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई से घबराकर 3 माओवादी नक्सलियों ने भी पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। CRPF के IG साकेत कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे देश को नक्सल मुक्त बनाने के लिए अभियान शुरू किया है। 31 मार्च 2026 तक पूरे देश को नक्सल मुक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि लातेहार जिले में अब कुछ ही नक्सली बचे हैं, उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। नक्सलियों के पास अब 2 ही विकल्प बचे हैं, या तो वे आत्मसमर्पण कर दें या फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। पश्चिम सिंहभूम में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी क्रम में झारखंड पुलिस और कोबरा 209 बटालियन के संयुक्त ऑपरेशन के दौरान 2 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 1 पिस्टल, 11 कारतूस, 2 मैगजीन, 2 वॉकी टॉकी, डेटोनेटर और IED बनाने से संबंधित सामान बरामद किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम SP श्री राकेश रंजन ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के नक्सली झारखंड में 10 सालों से नक्सली घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। IED लगाकर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचा रहे थे। SP को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई के दौरान पुलिस जवानों को सफलता मिली है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि गिरफ्तार नक्सलियों के विरुद्ध 40 से अधिक मामले दर्ज हैं।
साथ ही उनके द्वारा ये भी बताया गया कि 30 अगस्त 2025 को मिली गुप्त सूचना के सत्यापन के बाद आवश्यक कार्रवाई के लिए पारस राणा भापू से अपर पुलिस अधीक्षक अभियान चाईबासा के नेतृत्व में चाईबासा पुलिस एवं कोबरा 209 बटालियन की संयुक्त टीम गठन कर एक विशेष अभियान प्रारंभ किया गया। उक्त अभियान में 31 अगस्त 2025 के पूर्वाह्न में जराईकेला थाना अंतर्गत सारंडा के जंगल पहाड़ी क्षेत्र से प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के 2 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। बैंक में पैसा जमा करने जा रहे पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से चाईबासा में लूट की घटना घटी है। बाइक सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया है। इस घटना से इलाके के लोग स्तब्ध हैं, वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसा जमा करने जा रहे आईबी पेट्रोल पंप के 2 कर्मचारियों से 5 लाख रुपए लूट लिए गए। इस वारदात को 3 हथियारबंद अपराधियों ने सुबह करीब 10:30 में अंजाम दिया। लुटेरों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को पिस्तौल की बट से मारकर भी घायल किया है। दोनों घायल कर्मचारियों को सदर अस्पताल ले जाया गया है। राज्य में लंबे समय से संविदा पर कार्यरत कर्मियों के नियमितीकरण के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने ऐसे कर्मचारियों की अद्यतन स्थिति और नियमितीकरण पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ का आकलन शुरू कर दिया है। इस संदर्भ में वित्त विभाग ने गठित समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारियों को नामित। राज्य सरकार के कार्यालयों में करीब 1.60 लाख ऐसे कर्मचारी हैं जो या तो संविदा पर हैं या दैनिक भत्ता या आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे हैं। इनकी सेवा सचिवालय से लेकर प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर स्थित सरकारी कार्यालय में ली जाती है। जाहिर तौर पर इन कर्मचारियों में सरकार के द्वारा नियमितीकरण के लिए की गई पहल से खुशी है। आप ये समाचार हमारे YouTube चैनल अनुपम क्रिएशन से सुन रहे हैं। इसी प्रकार की जरूरी जानकारी और दैनिक समाचार के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना करें।